परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने एक टॉपिक है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अगर ये आपके सिलेबस में है तो समझ लीजिए आपके यह एग्जाम में आना ही वाला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस किसी एग्जाम में सिलेबस में जिस किसी एग्जाम के सिलेबस में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, साधन के घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम अगर यह दे रखा है तो समझ लीजिए आपके एग्जाम में आने ही वाला, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज हम इस पूरे नियम के बारे में समझेंगे कि ये नियम क्या बताता है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यह नियम जो है वो अल्पकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये अल्पकाल से संबंधित है। और अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अब स्थिर साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं, अल्पकाल क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है और आप चाहते हैं कि इनके बारे में भी आपको पता चले, इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर समझेंगे कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है क्या। तो जैसा कि मैंने बताया यह नियम अल्पकाल से संबंधित है और यह बताता है कि जब हम एक कारक की मात्रा को, ध्यान रखिएगा कितना, सिर्फ एक कारक की मात्रा को बढ़ाते हैं। एक कारक कौन सा? श्रम। हम जब श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में, यानी श्रम की मात्रा को कब बढ़ाएंगे? बाकी अन्य साधनों को स्थिर मानकर। जनरली उत्पादन के साधन कौन सा होते हैं? 4। कौन कौन सा होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम वृत्ति। परंतु ब्रॉडली और बड़े रूप से हम देखें तो पूंजी और श्रम को ही, पूंजी और श्रम, पूंजी को हम जनरली कैपिटल के मानते हैं यहाँ पर, और लेबर को एल, पूंजी को श्रम को हम यहाँ पर लेबर के रूप में, एल के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर ये माना गया है कि जब दोनों साधनों में से हम एक कारक को, लेबर की, श्रम की मात्रा को बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में, इस स्थिति में हम क्या देखेंगे कि उसका जो सीमांत उत्पादन है। अब सीमांत उत्पादन क्या होता है? जब उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाए, यानी स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन श्रम की एक इकाई को बढ़ाया जाए तो कुल उत्पादन, टीपी, कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आएगा वह उसका सीमांत उत्पादन कहलाता है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मैं इस पर वीडियो ला सकूं। तो कुल मिलाकर ये बताता है कि जब अल्पकाल में स्थिर साधन पूंजी के साथ श्रम को बढ़ाया जाता है तो उस स्थिति में उस श्रम का जो सीमांत उत्पादन है वो अंततः घट जाएगा या वो घटने लगेगा। यह बताता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। जैसा कि आप सामने परिभाषा देख रहे हैं, आपके सामने परिभाषा है। यह नियम बताता है कि जब एक उत्पादन प्रक्रिया में एक कारक कौन सा? श्रम की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जबकि अन्य सभी कारक पूंजी, भूमि, प्रौद्योगिकी, इन सबको हम यहाँ पर स्थिर रहते हैं, तो उस कारक का सीमांत उत्पादन, उस कारक कौन सा कारक? श्रम का सीमांत उत्पादन जो है पहले हो सकता है वो बढ़े, फिर एक निश्चित बिंदु के बाद अधिकतम होता है और उसके बाद वो घटने लगता है। ध्यान रखिएगा, यह परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस बता देता हूं मैं आपको कि जब हम उत्पादन प्रक्रिया में, ध्यान रखिएगा अल्पकाल है, उत्पादन प्रक्रिया में एक कारक श्रम को हम बढ़ाते हैं, बाकी सभी कारकों, पूंजी, भूमि, प्रौद्योगिकी, इन सबको हम स्थिर माने, तो यहां पर जो श्रम है उसका सीमांत उत्पादन पहले बढ़ेगा, फिर एक निश्चित बिंदु पर अधिकतम होता है और उसके बाद वो घटने लगता है। ध्यान रखिएगा, यह परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की परिभाषा। सिंपल सा है, आपको बात ध्यान रखनी है। एक तो अल्पकाल की स्थिति है, दूसरा हम सिर्फ एक साधन को बढ़ा रहे हैं, परिवर्तनशील साधन को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, वो जो कि श्रम है, बाकी सभी साधनों को स्थिर माना जा रहा है। तो उत्पादन प्रक्रिया में अल्पकाल में जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो उस श्रम का सीमा उत्पादन हो सकता है एक निश्चित रोजगार के स्तर तक, उत्पादन स्तर तक बढ़े उसका सीमा उत्पादन, फिर एक निश्चित बिंदु के बाद वो अवश्य घटने लगेगा। यह परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। अब इस नियम को हम 3 स्थितियों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। परंतु हम जब यह मान रहे हैं कि श्रम की मात्रा को लगातार बढ़ाया जा रहा है, हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर कि जो श्रम है उसकी मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, तो उसका जो सीमांत उत्पादन है वो घटने लगता है। यह कब होता है? पहला, तकनीकी ज्ञान स्थिर माना गया है, यानी हम श्रम को बढ़ा रहे हैं पर जो उत्पादन में जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो तकनीक है वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर उत्पादन की तकनीक जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। अन्य सभी कारक स्थिर है, जैसे कि पूंजी, भूमि, उद्यमिता, ये सभी यहाँ पर स्थिर माने गए। हम सिर्फ श्रम की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक साधन, किसको? श्रम को बढ़ाया जा रहा है, और उसका क्या असर उत्पादन पर होता है सीमांत उत्पादन के रूप में। एमपी मतलब सीमांत उत्पादन, क्या असर उस पर होता है, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट, समय सीमा जो है वो अल्पकालिक है। हम ये मान रहे हैं कि यह नियम जो है वो अल्पकाल में लागू होता है। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जिन साधनों को बदला जा सकता है, जो परिवर्तनशील है, जैसे कि कच्चा माल है, श्रम है, उन्हें हम परिवर्तनशील साधन मानते हैं। और कुछ साधन ऐसे होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है, जैसे कि भूमि, पूंजी, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, स्थिर स्टाफ है ना, स्थिर जो साथी हैं, स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उनको नहीं बदला जा सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी कि तकनीकी ज्ञान स्थिर है, अन्य कारक स्थिर है और ये अल्पकाल के स्थिर। इसे हम इस नियम की मान्यताएं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा सकता है कि परिवर्तनशील साधन जो नियम है, परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है, इसकी क्या मान्यताएं हैं, तो इन मान्यताओं के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने बाकी है कि इस नियम को 3 भागों में बांटकर हम स्टडी करते हैं। तो यह भाग हम बाद में देखते हैं। पहले इससे रिलेटेड टेबल क्या बनती है, क्या तालिका बनती है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा आपको बताते हैं कि नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी, कौन सा चैनल, इकोनॉमिक्स गुरुजी से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़े। हमें आप टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पे आप देख सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही बेसिक टॉपिक सरल भाषा में आपको इस चैनल पर सीखने को, देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इसको हम एक टेबल की सहायता समझ सकते हैं। और यह टेबल है आपके सामने। यह जो तालिका है, यह तालिका परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को बता रही है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, सबसे पहली बात हम देखेंगे कि यहां पर इसे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्यों कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर सिर्फ श्रम को बढ़ाया जा रहा है। किसको? श्रम को। और यहां पर कुछ साधन स्थिर होते हैं, जैसे कि हमने भूमि के ले लिया 1 हेक्टेयर लैंड, तो हम 1 1 1 1 1 1 1, मतलब हम जमीन जो है 1 हेक्टेयर लैंड यहां पर फिक्स ले लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन रखेंगे। और जब 1 हेक्टेयर लैंड पर हम उसके साथ 0 श्रमिक लगाएंगे तो जाहिर है कुल उत्पादन भी 0 होगा, औसत उत्पादन भी 0 होगा और सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं, सीमांत उत्पादन भी 0 होगा। और जब हम यहां पर 1 हेक्टेयर लैंड पर हमने उत्पादन के साधन जो श्रम है उसकी 1 इकाई का उपयोग किया, तो आप देख सकते हैं कुल उत्पादन 20 है, औसत उत्पादन भी 20 हो गया और सीमांत उत्पादन भी यहां पर 20 है। अब ध्यान रखिएगा, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने अभी आपको कहा था। अगर आपको इस रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि पता चले कि आपको समझ में आया है, नहीं आया, एपीएमपी क्या है, तो आप इसके बारे में समझ सकें। फिर ये तो ठीक है कि भाई 1 हेक्टेयर लैंड के साथ अगर हमने 1 श्रमिक को लगाया तो यहां पर कुल उत्पादन 20 है। फिर जब दूसरी इकाई श्रम को लगाया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़कर 60 हो गया, देख रहे हैं आप। और औसत उत्पादन 30 हो गया, सीमांत उत्पादन 40 हो गया, बढ़ गया। पहले 0 था, 0 क्यों था? क्योंकि श्रम के साधन की इकाई 0 थी। फिर जैसे ही 1 इकाई यहां पर एक्स्ट्रा श्रमिक लगाया गया 1 हेक्टेयर लैंड के साथ, तो सीमांत उत्पादन 20 हो गया उसका। फिर दूसरा लगाया तो 40 हो गया, तीसरा लगाया तो 60 हो गया, देख रहे हैं आप। और चौथा लगाया तो उस स्थिति में ये 40 हो गया। आगे बात समझ में। और जैसे जैसे इसको बढ़ाए जा रहे हैं, 5वां लगाया तो ये 20 हो गया, 6ठा लगाया तो ये 0 हो गया, और 7वां लगाया 1 हेक्टेयर लैंड के साथ अगर 7वें व्यक्ति को लगाया गया, परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाई 7वीं इकाई को लगाया गया, तो उस स्थिति में उसका सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो गया। अब ये क्यों होता है? इसे ही हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि एक निश्चित स्तर तक आप देख रहे हैं कि जहां पर औसत उत्पादन और सीमा उत्पादन जब दोनों आपस में बराबर हों, जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाए, तो उसे हम उत्पादन साधनों की प्रथम अवस्था कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह कब होगा? आप देख सकते हैं कि जैसे कि वो 1 हेक्टेयर लैंड हम यहां पर वापस लेते हैं, यहां पर जमीन का 1 हेक्टेयर लैंड टुकड़ा हम ले रहे हैं, उस पर पहले 0 व्यक्ति लगाए, फिर उसके बाद 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, फिर 4 लगाया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या अनुपात स्थिर है? पहले अनुपात क्या था? 1:1, फिर 1:2, फिर 1:3, फिर 1:4, 1:5, 1:6, 1:7। तो आप क्या देख रहे हैं? अनुपात जो है वो यहां पर लगातार बदलता जा रहा है। इसलिए हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। यानी यहां पर जो अनुपात है वो लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। पहले 1:1 था, फिर 1:2 हो गया, फिर 1:3 हो गया,
फिर 1:4, फिर 1:5, 1:6 और 1:7। तो ये जो अनुपात हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये मानते हैं कि उसके जो रिटर्न है, उसके जो सीमांत उत्पादन है वो बदलता हुआ हमें देखने को मिलता है। ये आप सीमांत उत्पादन देख रहे हैं, यानी हम श्रम के सीमांत उत्पादन को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो अब बात आगे समझ में कि इससे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुपात लगातार बदल रहे हैं। किसमें बदल रहे हैं? स्थिर साधन श्रम और स्थिर साधन भूमि और परिवर्तनशील साधन श्रम के बीच में। और इस स्थिति में देखें तो कुल उत्पादन पहले बढ़ रहा है, अधिकतम हुआ, और उसके बाद वो क्या हो गया? घटने लग गया। औसत उत्पादन बढ़ रहा है यहाँ तक, और उसके बाद ये घटने लग गया। और सीमांत उत्पादन भी एक निश्चित स्थिति तक बढ़ा, और उसके बाद ये शून्य होकर ये ऋणात्मक भी हो गया। तो कुल मिला के इसकी परिभाषा यही है कि अल्पकाल में जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की को लगातार बढ़ाया जाता है तो उसका सीमांत उत्पादन एक निश्चित उत्पादन स्तर तक बढ़ता है, उसके बाद वो घटने लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा कलर बदल देते हैं, ये आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में यहां तक जो है वो बढ़ रहा है, कौन? सीमांत उत्पादन। और उसके बाद और श्रम की चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं इकाई को लगाया गया, तो उस स्थिति में उस श्रम का सीमांत उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका चित्र में कैसे बताएंगे? अब इसकी स्थितियां क्या होती है? स्थितियां नीति इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कहां होगी? जब औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन आपस में दोनों बराबर हो जाए, तो वहां पर प्रथम अवस्था का अंत होता है। ठीक है, फिर द्वितीय अवस्था का होती है जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है और सीमांत उत्पादन शून्य होता है, वहां पर द्वितीय अवस्था का अंत होता है। और तीसरी अवस्था, इसके बाद और अधिक श्रम की इकाइयों को लगाया जाएगा, तो उस स्थिति में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि आप यहां पर टेबल में देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा टेबल कैसे बताता है। अब हम इसको चित्र के द्वारा समझेंगे। एग्जाम में आप टेबल बनाएं ना बनाएं चलेगा, मगर चित्र के द्वारा आपको जरूर समझाना चाहिए। अब इसका चित्र हम कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम कैसे क्या बनेगा, उसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं लाइन टूल। ठीक है, कलर ले लेते हैं अपन ब्लू, और ये अपन ने एक वाई एक्सिस लिया और ये एक एक्स एक्सिस लिया। ठीक है, ये तो हो गया एक्स अक्ष, इसको कहेंगे हम एक्स अक्ष, और ये हो गया वाई एक्स, जो कि जनरली आप एग्जाम में या डायग्राम में आप बनाते हैं। अब हमें यहाँ पर कुल उत्पादन बनाना होगा, तो कुल उत्पादन के लिए हम यहाँ पर रेड कलर लेते हैं। देखते हैं कुल उत्पादन कैसे बनेगा। कुल उत्पादन जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयों को लगातार बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर हम ले रहे हैं श्रम। ठीक है, श्रम की इकाइयों को बढ़ाया जाएगा तो उसका कुल उत्पादन देख सकते हैं आप इस प्रकार से रिएक्ट करेगा। ये इसका हो जाएगा यहाँ पर कुल उत्पादन। ठीक है, थोड़ा बाहर जा रहा है, इसको वापस ले लेते हैं। किस प्रकार से बनेगा? पहले ये बढ़ती दर से बढ़ेगा, फिर घटती दर से अधिकतम होगा, और उसके बाद घटने लग जाएगा। इसे कहेंगे हम कुल उत्पादन, टीपी। ठीक, अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जहां पर टीपी मैक्सिमम हो वहां से एक लाइन खींचनी। टीपी मैक्सिमम कहाँ है? यहां पर है। यहां से अपन क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल एक्स अक्ष पर। एक तो ये हो गया। यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो सीमांत उत्पादन है वो शून्य होगा। यहां पर सीमांत उत्पादन शून्य होगा। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। अब सीमांत उत्पादन बनने के लिए क्या करेंगे? हमें कुल उत्पादन पर एक लाइन और खींचनी होगी, जहां से कुल उत्पादन अपना आकार बदल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, यहां से कुल उत्पादन वक्र जो है अपना आकार बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? देख सक रहे हैं, इस पॉइंट से पहले ये बढ़ती दर से है, और इस पॉइंट के बाद ये घटती दर से बढ़ रहा है। देख रहे हैं साहब, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये बता रहा है कि इससे पहले ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है और उसके बाद ये घटती दर से बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये वाला पॉइंट आपको एग्जाम में देखना होगा कि ये पॉइंट कहाँ है। ठीक है, ये पॉइंट हमें ढूंढना होगा। अब इस पॉइंट से एक लाइन और हम यहां पर खींचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 लाइनें हमने ले ली। एक तो कुल उत्पादन जहां अधिकतम है, ठीक है, एक तो कुल उत्पादन जहां पर अधिकतम है वहां पर हमें लेना है, और दूसरा कुल उत्पादन ने अपना रूप परिवर्तित किया है या उसने अपना शेप बदला है, आकार बदला है, तो वहां से एक पॉइंट लेंगे। आगे बात समझ यहाँ तक? तो बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान रखें कैसे बनाते हैं एग्जाम में। अब हमें बनाना है यहाँ पर सीमांत उत्पादन। तो सीमांत उत्पादन के लिए हम ले लेते हैं कलर ग्रीन। बाहर गाड़ी जा रही, रुक जाते हैं, गई, ताकि आपको आवाज सही से आ सके।
अब हम बनाना सीमा उत्पादन। तो आप देखिए सीमा उत्पादन, ये उत्पादन की जैसे कि पहली इकाई है तो यहाँ से उसको शुरू करेंगे। ये सीमा उत्पादन यहाँ पर अधिकतम हुआ, और ध्यान रखिएगा जहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम था वहाँ पर हमें सीमांत उत्पादन को ये इस प्रकार से बनाएंगे। ये कहलाएगा अपना सीमांत उत्पादन। इसको कहेंगे हम एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। टीपी कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पादन। ठीक, ये हो गई बात। अब हमें लेना औसत उत्पादन। ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पर औसत उत्पादन को भी ड्रॉ करना होगा। ठीक है, औसत उत्पादन वक्र को भी बनाना। हमने कुल उत्पादन वक्र बना लिया, हमने सीमांत उत्पादन वक्र बना लिया। कैसे बनाते हैं आएगा समझ में। अब हमें यहाँ पर औसत उत्पादन वक्र बनाना होगा। तो इसके लिए हम कलर और ले लेते हैं पर्पल। अब औसत उत्पादन के लिए क्या ध्यान रखना, एक आप इस प्रकार से कर्व खींच लीजिए। खींचा आपने, इसको आप इधर यहां मिला दीजिए और उसको थोड़ा उधर आगे ले जाइए। ये बन गया आपके औसत उत्पादन। कैसे बनाना है एक बार और बताता हूं मैं, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। एक कर्व खींच लीजिए ऐसा, और इसको आप इधर से मिला दीजिए, ये पूरा इस प्रकार से, और फिर इसको ये इधर आगे ले जाइए। ये हो जाएगा औसत उत्पादन। ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्या आपको ध्यान रखना है कि जहां पर औसत उत्पादन और सीमा उत्पादन कट करें, ये देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पर दोनों कट कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जहां पर एपी और एमपी मतलब औसत उत्पादन और सीमा उत्पादन दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, और एपी एवरेज प्रोडक्शन जो है वो अधिकतम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ओहो, तो जैसा कि आपने देखा कि एक क्लिक से अपने सब जो ड्राइंग थी सब गई। कोई बात नहीं, इसको आपस हम समझ लेते हैं इजी वे से। कैसे क्या होगा, तो पहले हम यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपने सामने एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया वाई अक्ष। फिर उसके बाद हमें बनाना है कुल उत्पादन वक्र। अभी अपन ने बनाया तो कोई देर नहीं लगेगी। ये कुल उत्पादन पहले बढ़ते से बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा और घटने लग जाएगा। ये हो गया अपने सामने कुल उत्पादन। फिर जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहां से अपन को एक लाइन लेनी है, अभी बताया था मैंने आपको। फिर उसके बाद जहां से कुल उत्पादन अपना आकार परिवर्तन कर रहा है वहां से अपन को एक लाइन लेनी है। ठीक, अब हमें बनाना है यहां पर सीमा उत्पादन वक्र। तो सीमा उत्पादन वक्र कैसे बनेगा, ये यहां पहली इकाई है तो ये यहां से स्टार्ट होकर मैक्सिमम होगा। ठीक है, और उसके बाद ये यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, और सुनाते हैं, ये यहां पर 0 हो जाएगा। इसे कहेंगे हम सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, सॉरी सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बन गया, 1 मिनट भी नहीं लगा। अब हमें औसत उत्पादन बनाना है। तो औसत उत्पादन के लिए क्या बोला था मैंने आपको, उसके लिए अपन कलर ले लेते हैं पर्पल। ये अधिकतम है। ठीक है, और इसको इधर मिला लेना है, और ये डाउन ट्रेंड में आगे चला जाएगा। वापस बनाते हैं इसको, ये अधिकतम पे कट करेगा और ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। इसे बोलेंगे हम औसत उत्पादन। अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो उसको वापस बनाते हैं अपन एक बार। ये अधिकतम हुआ, उसके बाद ये घटने लग गया, ये औसत उत्पादन। तो कुल मिला के हमें ये वाला पॉइंट लेना है जहां पर क्या है, एपी और एमपी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब मैंने आपको अभी बताया था कि उत्पादन की प्रथम अवस्था का अंत होता है जहां पर एपी और एमपी दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एपी और एमपी दोनों आपस में कहा, यहां बराबर है, जो पॉइंट है यहां से अपन को एक लाइन खींचनी है। ये उत्पादन की प्रथम अवस्था है, ध्यान रखिएगा। इसे हम उत्पादन की प्रथम अवस्था कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उत्पादन की प्रथम अवस्था, ये कहां तक होगी, यानी जब श्रम को लगातार, यहां पर ले लिया अपन ने श्रम, ये श्रम ले लिया अपन ने, इस श्रम को लगातार बढ़ाया जाता है। तो जब जैसे ही औसत उत्पादन और सीमा उत्पादन अधिकतम होते हैं, जो कि अपन देख रहे हैं बिंदु ए पर, यहां पर प्रथम अवस्था का अंत हो जाता है जहां पर औसत उत्पादन अधिकतम हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको उत्पादन की प्रथम अवस्था कहते हैं। यानी जब हम लगातार श्रम की इकाई को बढ़ाते हैं तो जो स्थिर साधन है उसकी जो क्षमता है उसका पूरा उपयोग होने लगता है, जिससे कि औसत उत्पादन लगातार बढ़ता है। तो इसे हम साधन के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। कैसे क्या कहते हैं इसे हम, बढ़ते
प्रतिफल, इसको कहते हैं साधन के बढ़ते प्रतिफल। क्यों? क्योंकि इसमें औसत उत्पादन जो देख रहे हैं वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये औसत उत्पादन देख रहे हैं आप, लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हम इसे साधन के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। फिर इसके बाद यानी इस श्रम के स्तर के बाद भी और अधिक श्रम को बढ़ाया जाए, इसके बाद और अधिक यहां पर श्रम को बढ़ाया जाएगा, तो उस स्थिति में क्या देख रहे हैं हम कि जो औसत उत्पादन है वो घटने लगेगा, सीमा उत्पादन घट रहा है और कुल उत्पादन भी घटती दर से बढ़ेगा। क्या होगा यहां पर? कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ेगा, औसत उत्पादन भी घट रहा है, सीमा उत्पादन भी घट रहा है, इसलिए हम इसे साधन के क्या कहते हैं? घटते प्रतिफल। क्या कहेंगे इसे हम? घटते प्रतिफल। ठीक है, ये हो जाएगी दूसरी अवस्था। ये थी यहां पर पहली अवस्था साधन के बढ़ते प्रतिफल, दूसरी अवस्था साधन के घटते प्रतिफल। आगे बात समझ में? यानी श्रम को और बढ़ाया गया तो उसके बाद औसत उत्पादन घटने लगेगा, सीमा उत्पादन घटेगा और कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ेगा। यानी अब इसके बाद यानी यहां पर श्रम को रोक दिया गया तो ठीक, हम देख रहे हैं जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहां पर सीमा उत्पादन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि बताइए जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहां पर सीमांत उत्पादन की अवस्था क्या होती है? तो हम कहेंगे साहब कि यहां पर सीमांत उत्पादन जो होगा वो शून्य होगा। अब इसके बाद और अधिक श्रम को बढ़ाया जाए, श्रम की मात्रा को और बढ़ाया जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा? उसका सीमा उत्पादन, किसका? श्रम का सीमा उत्पादन जो देख रहे हैं आप वो ऋणात्मक हो जाएगा, घटने लग जाएगा, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और कुल उत्पादन जो है वो घटने लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर कलर को थोड़ा सा अपन लेते हैं, अब कौन सा नहीं लिया है, अब ग्रीन ले लेते हैं, चलिए ब्लू ये लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं यहां पर? कुल उत्पादन घटने लगेगा और सीमा उत्पादन ऋणात्मक हो जाएगा। इसको अपन यहां ले लेते हैं, सीमा उत्पादन क्या हो गया? यहां पर घटने लग गया है। ठीक है, आगे बात समझ में? यह हो गया आपका सीमा उत्पादन। इससे साधन के ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? ऋणात्मक प्रतिफल। ठीक है, तो ये जो होगी साधन के ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था होगी। आगे बस समझ में? ये कब होता है? जब श्रम, प्रयत्नशील श्रम की मात्रा को लगातार बढ़ाया जाता है। इस स्थिति में तक लाए तो उसका सीमा उत्पादन अधिकतम हो गया और उसके बाद और बढ़ाया तो उसका सीमा उत्पादन घटने लग गया। तो कुल मिला के आप क्या देख सकते हैं कि यहां पर ब्लैक कलर लेते हैं थोड़ा सा, देख रहे हैं श्रम को बढ़ाया गया तो पहले सीमा उत्पादन क्या हुआ? पहले बढ़ा, उसके बाद वो घटने लग गया लगातार। बस यही बताता है उत्पादन के घटते बढ़ते प्रतिफल या प्रयत्नशील अनुपातों का नियम। कुल मिला के हमने यहाँ पर ये देखा है कि जब स्थिर साधनों के साथ श्रम की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो स्थिति में सीमा उत्पादन पहले बढ़ता है निश्चित अवस्था तक, उसके बाद वो घटने लग जाता है। और इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। बच्चों, स्टूडेंट, साथियों, जो भी है आप जिस किसी एज के हैं, यह डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इसको बनाना होगा, ध्यान रखिएगा। और अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से होता है डायग्राम। कैसे डायग्राम बनेगा ये मैंने आपको बता दिया। इसके 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं: साधन के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, साधन के घटते प्रतिफल की अवस्था, साधन के ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। ठीक है, इसे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं या उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं या साधन के घटते बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो एग्जाम में आपको इसको अच्छे से बनाना है। अब साधन के बढ़ते प्रतिफल क्यों मिलते हैं? स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर साधन के बढ़ते प्रतिफल क्यों मिले? क्योंकि ये वाली अवस्था है, क्योंकि जब स्थिर साधन के साथ श्रम की इकाइयों को लगातार बढ़ाया जाएगा तो जाहिर है उसका उत्पादन बढ़ेगा। फिर एक लिमिटेड हो गया, एक जमीन के टुकड़े पर 5 आदमी लगाए जा सकते हैं। आपने 1 2 3 4 5 लगाए, ठीक है। उसके बाद 6वां लगाया, 7वां लगाया, 8वां लगाया, 9वां लगाया, तो क्या उत्पादन बढ़ेगा? क्या जाहिर है उसके बाद उत्पादन घटने लगेगा, ठीक है। और एक लिमिटेड कंडीशन तक कुल उत्पादन बढ़ेगा और उसके बाद फिर वो घटने लग जाता है। ठीक, आगे बात समझ में? तो हमने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि आपको वापस बता सके अगर जरूरत पड़े तो। बंद करें इसको, समझ में आ गया? यस और नो? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना अगर आपने वीडियो पूरा देखा है। तो अब इन तीनों अवस्थाओं के कारण क्या होते हैं उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। ठीक, तो करें बंद, पक्का? ये गया। अब
इन तीनों अवस्थाओं के क्या कारण हैं? पहले क्या देख रहे हैं आप, बढ़ता हुआ प्रतिफल क्यों मिलते हैं हमें यहां पर। इस चरण में उत्पादन के एक कारक की मात्रा में वृद्धि कुल उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि लाती है, जैसे मैंने आपको बताया। इसका कारण है कि शुरुआत में अन्य कारकों के उत्पादन श्रम की कमी होती है। जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ती है वे अधिक कुशलता से काम करने लगते हैं और उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, जाहिर है जब स्थिर साधन, ये स्थिर साधन है, ये प्रतिस्थिर साधन है, प्रतिस्थिर साधन लगातार बढ़ाए गए तो जाहिर है यहाँ पर कुल उत्पादन जो होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद घटते हुए प्रतिफल क्यों मिलते हैं? तो इस चरण में उत्पादन के एक कारक की मात्रा में वृद्धि कुल उत्पादन में धीमी वृद्धि लाती है, क्योंकि एक लिमिटेशन हो गई है। एक जमीन के टुकड़े 5 आदमी लगा सकते हैं, 5 के बाद 6 लगाया, 7 लगाया, तो हो सकता है कुछ उत्पादन बढ़े पर इतना स्पीड से नहीं बढ़ता है। तो इसमें क्या कारक की मात्रा में वृद्धि कुल उत्पादन में धीमी वृद्धि लाती है। इसका कारण यह है कि अन्य कारकों के अनुपात में श्रमिकों की संख्या अधिक होने लगती है। जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ती है उनके पास काम करने के लिए पर्याप्त जगह, उपकरण, अन्य संसाधन नहीं होते हैं। ठीक है, एक जमीन के टुकड़े पर कितने आदमी लगा पाएंगे अपन, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि धीमी होती है। बढ़ता तो है पर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। फिर उसके बाद नकारात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो इस चरण में उत्पादन के कारक की मात्रा में वृद्धि कुल उत्पादन में कमी लाती है। भाई एक जमीन के टुकड़े 5 आदमी लगा सक रहे थे, आपने लगा दिए 10, तो क्या कुल उत्पादन बढ़ेगा? क्या कुल उत्पादन उल्टा क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। तो जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ती है वे एक दूसरे के काम में बाधा डालने लगते हैं, इस कारण उत्पादन में कमी आती है। तो साथियों को मिला के ये 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। आई होप यह नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को आपको वापस देखना होगा, वापस देखिए, इसको रिवाइज करिए, आपको जरूर ये समझ में आएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला था, आपको वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं कि अगर आपको नोट्स चाहिए या किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, और टेलीग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी हम हैं, तो आप चाहें तो ग्रुप से हम जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।